स्वागत है बाबू हमारे मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास में। स्वागत है आप सभी का। आज इकोनॉमिक्स का आखिरी दिन है प्रैक्टिस का और आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो महंगाई, गरीबी एवं बेरोजगारी पे आधारित है। आज आखिरी दिन है। आज हम लोग महंगाई पे क्वेश्चन करेंगे और आपको एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए भी देंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं क्वेश्चंस को और देखते हैं कि आज आपके लिए क्या क्वेश्चन है। आज का सवाल है महंगाई के कारणों तथा इसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण कीजिए, साथ ही इसके नियंत्रण के उपाय सुझाइए। देखिए कितना बेहतरीन सवाल है। अब एज यूजुअल जो हम लोग हमेशा करते हैं, इसका आंसर लिखने के लिए सबसे पहले तो हमें महंगाई को ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। भूमिका लिखेंगे ना, तो भूमिका में किस चीज का, यहाँ मेन हीरो पूरे सवाल में कौन है, किसके बारे में हमें डिस्कस करना है, तो हमें महंगाई के बारे में डिस्कस करना है। और जब एक बार हम महंगाई का बात कर लेंगे, जब उसकी भूमिका लिख लेंगे, उसका थोड़ा सा छोटा सा 2-3 लाइन में परिभाषा लिख लेंगे, फिर हम इसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव के बारे में बात करेंगे और उसके बाद फिर बात करेंगे कि कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह इसमें काम करती है। तो फिर एक एक करके हम इसको देख लेते हैं। तो जब हम भूमिका की बात करेंगे तो महंगाई क्या है? महंगाई वह स्थिति है जिसमें समय के साथ सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि होती है। यानी जो सामान आपको 2 रुपए का मिल रहा था, अब वो धीरे धीरे 2.25 रुपए का हुआ, 2.5 रुपए का हुआ, 3 रुपए का हुआ। यानी कि वस्तुओं के मूल्यों में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। यही तो महंगाई है, जिससे क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर घटती है। अब मान लीजिए ये कलम 2 रुपए का था तो मैं आसानी से इसको खरीद सकता था, लेकिन अब ये कलम 3 रुपए का हो गया। अब ठीक है, आप कहोगे सर 1 रुपए बढ़ गया तो इससे कौन सा फर्क पड़ता है, बट बेटा ये बात केवल एक कलम की नहीं है। ये खाद्य पदार्थ से लेके बाजार में उपलब्ध बाकी के भी जो सामान है, उन सब की कीमत एक साथ धीरे धीरे बढ़ती है। और आपकी सैलरी तो फिक्स है कि सैलरी यानी है 40,000 रुपए, और आपने पूरा प्लान बना के रखा था कि 40,000 कैसे खर्च होगा, लेकिन तब तक महंगाई क्या हुई, 5-7% बढ़ गई। अब 5-7% की जो महंगाई बढ़ी है, उस महंगाई को अब आप अपनी सैलरी से कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? जो वस्तु आपको खरीदने की इच्छा भी होगी, आप उसे खरीदने की इच्छा त्याग देंगे। तो यही बात कह रहा है कि परचेजिंग पावर घटती है। यह आर्थिक स्थिरता के लिए एक प्रमुख चुनौती है। यानी कि जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है महंगाई। इसीलिए महंगाई का नाम आते ही सरकार से लेके सबका हाथ पैर खड़ा हो जाता है। अब महंगाई के कारण क्या है? क्योंकि महंगाई के कारणों पे बात करना है, फिर इसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव पे बात करना है। तो क्या है महंगाई के कारण? तो एक तो मांग आकर्षित महंगाई, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्या होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन? देखिए होता क्या है कि अगर एग्रीगेट डिमांड जो है, यानी कि मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा हो जाए और सप्लाई कम हो जाए, यानी कोई वस्तु है जैसे मान लीजिए अभी रिसेंट में हम देख रहे हैं एलपीजी सिलेंडर को लेके कि सिलेंडर की डिमांड बाजार में ज्यादा है, लेकिन सिलेंडर की अवेलेबिलिटी नहीं है। यानी कि डिमांड है लोगों की तरफ, लेकिन सप्लाई नहीं है। तो इसका प्राइस क्या होगा? इसकी कीमत बढ़ जाएगी। यानी कि मांग आकर्षित महंगाई, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी। लागत प्रेरित महंगाई क्या होती है बेटा? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है? लागत प्रेरित महंगाई होती है कि किसी भी कारणवश जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है या मजदूरी है या ईंधन की कीमत है, उसमें बढ़ोतरी हो जाए। जैसे अभी अगर आप लोग इस समय के डेट में किसी भी फास्ट फूड की दुकान पे दिल्ली में चले जाइए, तो स्थिति यह है कि जो बर्गर 30 रुपए का मिल रहा था वो बर्गर 40 रुपए का हो गया। जो जो पिज्जा आपको 150
में मिल जा रहे थे, उस पिज्जा की कीमत 170 रुपए हो गया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि वो लोग एक लाइन में कह दे रहे हैं कि भाई गैस सिलेंडर नहीं है, गैस सिलेंडर महंगा आ रहा है, तो गैस सिलेंडर महंगा आ रहा है तो हम भी महंगा देंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर कच्चा माल, मजदूरी, ईंधन किसी कारण से इन सब में वृद्धि हो जाए तो जो फाइनल लागत है, उस फाइनल लागत में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी ये लागत प्रेरित महंगाई है, क्योंकि लागत में बढ़ोतरी हो गई है तो फाइनल प्रोडक्ट में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। और क्या कारण है महंगाई के? संरचनात्मक कारण है। संरचनात्मक कारण क्या है बेटा? कृषि आपूर्ति की कमी। कृषि आपूर्ति की कमी, अब मान लो कि जैसे गांव में अगर टमाटर देखो 2 रुपए किलो बिक रहे हैं, 3 रुपए किलो बिक रहे हैं, लेकिन शहरों में क्या है, 20 रुपए, 30 रुपए किलो टमाटर बिक रहे हैं। क्यों? क्योंकि गांव से शहरों तक वो जो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है, जो संरचना की व्यवस्था है कि उस टमाटर को शहरों तक ले आके सप्लाई बनाया जा सके, वो व्यवस्था नहीं है। या फिर भंडारण और वितरण की कमजोरी। मैक्सिमम सब्जियां सड़ जाती हैं, मैक्सिमम सब्जियां खराब हो जाती हैं, तो जो कम सब्जियां बची हुई हैं उन सब्जियों का रेट बढ़ जाएगा। सब्जियों का रेट बढ़ेगा तो आपके पिज्जा का रेट बढ़ेगा, आपके खान पान की हर चीज का रेट बढ़ेगा। यानी कि जो संरचनात्मक कारण है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है महंगाई बढ़ने में। मौद्रिक कारण, मॉनिटरी फैक्टर्स। मौद्रिक कारण हम लोग पहले भी पढ़े हैं। अगर आरबीआई ने ब्याज दर कम कर दिया तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, लोन लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ब्याज कम हो गया। अब जब लोन लेना शुरू करेंगे तो उस पैसे का वो क्या करेंगे, वो क्यों लोन लिए हैं, कुछ सामान खरीदने के लिए। तो अचानक बाजार में डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइस बढ़ने लगता है, महंगाई आ जाती है। तो मौद्रिक नीति भी इसका एक कारण है। बाह्य कारण, बाह्य कारण आयातित महंगाई, जैसे अभी हमने सिलेंडर का आपका एक उदाहरण दिया था कि बाहर में लेट सपोज युद्ध होने लगा, अभी ईरान अमेरिका का युद्ध हो रहा है, जिसके कारण बहुत सारी चीजें प्रभावित हो रही हैं, सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो ये भी महंगाई के कारण है। अब इसका सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या होता है बेटा? सामाजिक आर्थिक प्रभाव इसका ऐसा है कि ये इनकम इनइक्वालिटी क्रिएट करता है, आय असमानता। कैसे? निश्चित आय वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होता है, फिक्स्ड इनकम ग्रुप, क्योंकि उसका तो क्षमता था कि उसकी 10,000 रुपए सैलरी है तो उसकी प्लानिंग 10,000 में थी, लेकिन क्या हुआ कि 10% महंगाई बढ़ गई। अब 10% जो महंगाई बढ़ी तो वो 1,000 रुपए कहां से लेके आएगा? अब वो 1,000 रुपए तो उस पे कर्जा होगा ना, तो वो तो प्रभावित होगा ही होगा। क्रय शक्ति में कमी, यानी कि अब जो उसका परचेजिंग पावर है वो परचेजिंग पावर कम हो जाएगा, वो चीजों को खरीद नहीं पाएगा। बचत और निवेश पर प्रभाव, अब तो वो कर्जे में जा रहा है तो निवेश कहां से करेगा, क्योंकि निवेश तो तभी होगा, इन्वेस्टमेंट तो तभी होगा जब बचत होगा, जब बचत है ही नहीं तो निवेश कहां से होगा। आर्थिक अस्थिरता, उच्च महंगाई से क्या होता है, आर्थिक अस्थिरता आती है। सामाजिक असंतोष, यानी गरीबी और बेरोजगारी बढ़ सकती है। तो इस तरह से महंगाई का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव है। अब कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हैं बेटा। सकारात्मक प्रभाव क्या है कि महंगाई आती है वो भी जनरली कब, कब जब डिमांड हो। अगर डिमांड हो और डिमांड के साथ, मौद्रिक नीति के साथ अगर उस डिमांड को बढ़ाने के कारण से महंगाई आ रही हो, तब तो उसका सकारात्मक पहलू है कि जीडीपी में ग्रोथ होगा, रोजगार बढ़ेगी, तब तो उसका सकारात्मक प्रभाव है। तो चूंकि हम विश्लेषण कर रहे हैं तो नकारात्मक के साथ उसके सकारात्मक प्रभाव को भी लिखें कि कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हैं। उत्पादन और निवेश को प्रोत्साहन मिलता है। महंगाई नियंत्रण के उपाय क्या हैं? तो सबसे पहले तो मौद्रिक उपाय, मॉनेटरी मेजर्स ही आता है,
जो आरबीआई रेपो रेट वगैरह के माध्यम से कंट्रोल करता है। दूसरा राजकोषीय उपाय आता है, यानी सरकारी खर्च। अब सरकारी खर्च में कई तरह के उपाय अपनाए जाते हैं। राजकोषीय घाटा को नियंत्रित करना, मजदूरों के इनकम को बढ़वाना, कई सारे प्रोजेक्ट्स स्टार्ट कराना जिससे कि लोगों का इनकम बढ़े, जिससे कि उनकी क्रय शक्ति बढ़ सके, तो राजकोषीय उपाय हैं। आपूर्ति पक्ष उपाय, यानी उत्पादन को बढ़ाना। अगर लेट सपोज हम कह रहे हैं कि टमाटर है, टमाटर की क्राइसिस चल रही, तो टमाटर का उत्पादन बढ़े, कि जितना डिमांड है उतना सप्लाई हो जाए। भंडारण और वितरण प्रणाली में सुधार हो, आयात को प्रोत्साहन मिले, जो वस्तुएं हमारे यहाँ नहीं है उन वस्तुओं को हम बाहर से आयात करें। प्रशासनिक उपाय मूल्य नियंत्रण में, यानी जमाखोरी ना हो, कालाबाजारी पे रोक लगे, तो इस तरह से हम महंगाई पे नियंत्रण कर सकते हैं। यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन में मौद्रिक नीति प्रभावी होती है। यानी कि अगर डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, जैसे कि अगर डिमांड की वजह से महंगाई आ रही है, तो मौद्रिक नीति के तहत आरबीआई क्या करेगी, बाजार से रुपए को सोख लेगी, बॉन्ड जारी कर देगी। लोग क्या करेंगे कि एक निश्चित ब्याज दर की लालच में बॉन्ड खरीद लेंगे। जब पॉकेट में पैसा नहीं रहता है, तो ब्याज उनको आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन वो अकाउंट में आ रहा है, उनके पॉकेट में पैसा नहीं है, तरलता उनके पास उपलब्ध नहीं है, उनके पास बॉन्ड का पेपर है, वो पैसा उनके पास कुछ समय के बाद आएगा। ऐसे में लोग क्या कहते हैं, चलो अभी जरूरत नहीं तो इस सामान को नहीं खरीदते हैं। लेकिन जब पॉकेट में पैसा होता है, अकाउंट में पैसा होता है, तो लोगों को लगता है यार चलो इस सामान को खरीद लेते हैं। इससे क्या होता है, बाजार में डिमांड बढ़ जाती है। तो आरबीआई क्या करती है, मौद्रिक नीतियों के माध्यम से उस डिमांड को कंट्रोल करती है, यानी उस डिमांड को कम करती है। उसी बात को यहाँ लिखा गया है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में मौद्रिक नीति प्रभावी होती है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में सप्लाई साइड रिफॉर्म जरूरी होता है। यानी कि पीछे से अगर आप कच्चा जो रॉ मटेरियल्स हैं, कच्चे पदार्थ हैं, अगर उनका प्राइस बढ़ने की वजह से रेट बढ़ा हुआ है, तो उसमें आरबीआई बहुत कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए सप्लाई साइड रिफॉर्म्स की जरूरत होगी। अतः मल्टी प्रोज्ड अप्रोच, मॉनेटरी, फिस्कल, स्ट्रक्चरल, ये सब आवश्यक है महंगाई को कंट्रोल करने में। अब निष्कर्ष क्या है, महंगाई एक जटिल समस्या है जिसका समाधान संतुलित और समन्वित नीतियों के माध्यम से ही संभव है। नियंत्रित महंगाई आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, लेकिन उच्च महंगाई सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न कर सकती है। तो इस तरह से निष्कर्ष लिख के हम आंसर को क्लोज कर देंगे। अब आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपके लिए है वो है, भारत में बेरोजगारी की प्रकृति और कारणों का विश्लेषण कीजिए, कि भारत में कैसी कैसी बेरोजगारी है, उसकी प्रकृति कैसी है और किन कारणों से है, इसके समाधान के उपाय सुझाइए। तो आज का ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है बाबू, आपके लिए, इसको लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और इन प्रश्नों के माध्यम से न सिर्फ आपका मेंस तैयार होगा बल्कि आप प्रीलिम्स के लिए भी तैयार होते हैं, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिलती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।